ये लेक्चर नंबर हमारे पास शायद 9 है। इसमें हम बात करेंगे सीक्वेंस के बारे में, और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके बारे में देखेंगे इस एक वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक हिसाब से एक फंक्शन ही होता है जो कि दो सेट्स के बीच में डिफाइन होता है, और उनमें जो हमारे पास जो डोमेन होता है वो ऑलवेज नेचुरल नंबर का होता है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी दो सेट दे रखे हैं, एक n होगा और दूसरा सेट a दे रखा है, ठीक है। अब इनके बीच में कोई ये फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ n से a में, ठीक है। अब इनके बीच में कितने भी रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। जो हम हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो सेट्स के बीच में कोई भी फंक्शन f डिफाइन हो रहा है, तो बीच में n से a के बीच में जितने भी फंक्शन डिफाइन होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे हमारे पास, डिफरेंट सीक्वेंसेस, ठीक है। तो हमारे पास ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज डोमेन क्या होगा, उसमें नेचुरल नंबर होगा, और ये a है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। यानी कोई भी दो सेट है जिनमें डोमेन क्या होगा, ऑलवेज हमारे पास n होगा, और वो n से m में कोई भी फंक्शन f यदि डिफाइन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हम सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। और जो बीएससी के सिलेबस में है वो है रियल सीक्वेंस। तो इसका मतलब है जो फंक्शन होगा वो डिफाइन किससे होगा, n से r में डिफाइन होगा, ठीक है। तो वो ऑलवेज रियल नंबर के सेट में डिफाइन होगा, तो उसे क्या बोल देंगे हम, रियल सीक्वेंस। वो क्या हो जाएगी हमारे पास रियल सीक्वेंस, और हमारे सिलेबस में टोटल रियल सीक्वेंस ही है। इसका मतलब उसमें ऑलवेज डोमेन क्या होगा, हमारे पास n होगा, और जो हमारे पास रेंज आएगी वो r में से कुछ ना कुछ आएगी। तो ये हो गई आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे सीक्वेंस को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि हम सीक्वेंस को n से r में कोई डिफाइन हो रही है, तो इसे ये होगी हमारे पास रियल सीक्वेंस। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। सीक्वेंस को लिखने का तरीका ये होगा हमारे पास, कभी भी किसी भी सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि n को हम लिमिट के रूप में लगा रहे हैं यहाँ पे n 1 से इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमें पता है कि n कहाँ से वैल्यू ले रहा है, अपनी डोमेन से लेता है n अपनी वैल्यू, और डोमेन क्या है हमारे पास, n है। तो n कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसका मतलब किसी भी सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइट टर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया इसको रिप्रेजेंट के बाद देखेंगे हम रेंज के बारे में। एक चीज़ हमें पता है कि सीक्वेंस के लिए डोमेन ऑलवेज क्या होगा, वो होगा हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट। अब रेंज की बात होगी तो हम रियल सीक्वेंस की बात करेंगे, तो रेंज हमें पता है कि कुछ ना कुछ रियल सीक्वेंस में से होगी। तो मान लो आपने कोई भी एग्जांपल लिया -1 टू पावर इनफाइनाइट, ठीक है। ये कोई भी सीक्वेंस ए एन आपने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब जब इसके टर्म्स निकालोगे आप तो उसको ऐसे लिखोगे आप, क्योंकि जब जब n अब आपके पास ऑड आएगा तो -1 आएगा, जब जब इवन आएगा तो हमारे पास +1 आएगा। तो ये ऐसी सीक्वेंस बन जाएगी हमारे पास, डैश इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये n कहाँ से अपनी वैल्यूज ले रहा है, n ले रहा है, n बिलोंग्स टू n से, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन पूछे तो आपको n हो गया। और अब आपको इसकी रेंज पूछे तो रेंज में क्या लिखते हैं, जहाँ जहाँ से वैल्यू अपनी ले रहा है। तो एक चीज़ बताओ, ये r में से वैल्यू तो ले रहा है, पर ये -1 और +1 के अलावा कोई भी वैल्यू ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 और +1, वो भी सिर्फ दो एलिमेंट ही, ठीक है, इंटरवल नहीं है ये। तो इसकी दो रेंज हो जाएगी हमारे पास -1 और +1। तो ऐसे किसी भी हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है तो उसकी हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सीक्वेंस के लिए यदि रेंज डिफाइन कर रहे हो आप, तो वो कुछ ना कुछ हमारे पास जो सीक्वेंस के एलिमेंट होंगे उनका एक सेट ही होगा, हमेशा सेट होगा, ध्यान रखना। ये सेट ही लिया हमने -1 और +1, यानी कोई भी हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है n, मान लो आपके उसके n टर्म्स हैं आपके पास। अब आप उसकी रेंज निकाल रहे हो तो उसकी रेंज हमेशा उस सीक्वेंस के कोई ना कोई हमारे पास टर्म्स एलिमेंट्स होंगे और उनका सेट होगा हमेशा, वही हमारे पास इसके लिए रेंज होगा, ठीक है। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीक्वेंस होती है, तो उनमें एक सीक्वेंस आती है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है वो देखेंगे हम कि मान लो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस ए एन है, उसकी वैल्यू है सी, और सी क्या है, सी बिलोंग्स टू आर है, और एन बिलोंग्स टू क्या हमें पता है, कैपिटल एन। यदि एन की वैल्यू सी है तो कांस्टेंट है, तो ये एन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। एक चीज़ तो देखो यहाँ पे, तो यदि सीक्वेंस निकालेंगे तो ऑलवेज सी 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 डैश 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 आती जाएगी इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी कांस्टेंट सीक्वेंस, कोई भी ऐसी सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस होगी। तो इसका मतलब यदि आपको इसका डोमेन पूछे तो आप बोल दोगे डोमेन क्या होगा, वो तो एन बिलोंग्स टू एन होगा ही होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि एन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है रेंज। तो अब आपको रेंज पूछे इसकी, तो रेंज क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एक एलिमेंट सी। ऑलवेज इसके लिए एलिमेंट क्या आ जाएगा, सी। तो ऐसे हम किसी भी फंक्शन के लिए रेंज डिफाइन कर सकते हैं, और ये हो जाएगी हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस। इसके बाद हम देखेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस की बात करेंगे अब हम।
बाउंडेड सीक्वेंस को हम सीधे से कैसे समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है m, इंटीजर बोल सकते हैं या पॉजिटिव रियल नंबर बोल सकते हैं, m है, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर है m है, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0, ये m है। यदि आपके पास सीक्वेंस an है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यदि क्या बोलना चाह रहा हूँ कि an के जितने भी टर्म हैं उनकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल m आए, ऑलवेज लेस देन इक्वल किसी एक संख्या m आए तो वो कैसी सीक्वेंस होगी हमारे पास, बाउंडेड होगी। और इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं माइनस m लेस देन an, और ये इसको प्लस m, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मान लो आपने माइनस m को नाम दे दिया स्मॉल m, an लेस देन कैपिटल m, ये रिलेशन आ गई हमारे पास। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो an हमारे पास सीक्वेंस है उसकी वैल्यू ऑलवेज माइनस m से तो बड़ी होगी और प्लस m से जो कि कैपिटल m है उससे क्या होगी हमारे पास, छोटी होगी। तो इसका मतलब इसके लिए अपर बाउंड की बात करें तो वो हो जाएगा m, इसके लिए लोअर बाउंड की बात करें तो वो हो जाएगा स्मॉल m। तो बाउंडेड तो हो गई, यहाँ पे हमने इस ये आपने दिखाई थी कंडीशन, वहीं से बाउंडेड होगी। अब चेक करेंगे कि इसका अपर बाउंड क्या है और लोअर बाउंड क्या है। तो देख रहे हैं कि ये n है जो हमारे पास वो ऑलवेज बड़ी होगी किससे, स्मॉल m से, और स्मॉल m क्या है हमारे पास माइनस m। तो ये इससे यदि ऑलवेज बड़ी हो रही है तो ये m इस सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, लोअर बाउंड, और ये जो कैपिटल m है वो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास ऑलवेज अपर बाउंड। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक अपर बाउंड होगा और कुछ ना कुछ लोअर बाउंड होगा। जरूरी नहीं है कि आप चेक कर रहे हो कोई भी सीक्वेंस तो उसके लिए दोनों मौजूद हो, कि अपर बाउंड भी हो आपके पास और लोअर बाउंड भी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी सीक्वेंस के पास सिर्फ यदि अपर बाउंड है, सिर्फ यदि अपर बाउंड मौजूद है तो वो अनबाउंडेड कहलाएगी, सिर्फ यदि लोअर बाउंड है तो वो भी अनबाउंडेड कहलाएगी। ध्यान रखना, यदि दोनों अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों मौजूद है किसी भी सीक्वेंस के लिए तो ही उसे बाउंडेड बोलेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि कोई हर सीक्वेंस बाउंडेड हो। तो इसका मतलब यदि अपर बाउंड अकेला मौजूद है तो भी अनबाउंड कहलाएगी और लोअर बाउंड अकेला मौजूद है तो भी अनबाउंड कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम। मान लो ये आपके पास रियल लाइन है और आपके पास जो भी सीक्वेंस है उसके लिए आप डिफाइन कर रहे थे ये भी ये m उसके लिए क्या आपके पास अपर बाउंड है, और ये स्मॉल m क्या है उसके लिए आपने बोल दिया लोअर बाउंड है। ठीक है, एक चीज़ बताओ, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कोई सीक्वेंस an की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं ये उसका अपर बाउंड है तो ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगी। ठीक है, और ये लोअर बाउंड है तो ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ से एक चीज़ देखो आप, है सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सुप्रीमम क्या होता है, ऑलवेज लोएस्ट अपर बाउंड, और इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, हाँ ठीक है, लोएस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। अब इन दोनों की बात करें, ये क्या होता है लोएस्ट अपर बाउंड, इनके बारे में यहाँ देखेंगे। अब एक चीज़ आप देख रहे हो कि जो m है वो उस n के लिए क्या है, अपर बाउंड है। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि यदि इस m में मैं कुछ भी जोड़ दूँ कोई भी संख्या के तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, n है वो m से यदि छोटा है तो m प्लस आप कुछ करोगे तो उससे छोटा तो होना ही है। ठीक है, तो इसका मतलब m प्लस k करोगे तो आगे कहीं पे भी जा सकता है ये। तो इन सभी ये m के आगे जितने भी पॉइंट होंगे वो उसके लिए अपर बाउंड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि उस एक संख्या से तो n छोटा ही है और अपर बाउंड के लिए यही तो डेफिनेशन होती है कि एक फिक्स वैल्यू है उससे हमारे पास सीक्वेंस छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ इन सभी के अंदर लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट m ही होगा। ठीक है, तो ये सारे अपर बाउंड है और उनमें लोएस्ट हमारे पास n है, तो ये हमारे पास लोएस्ट अपर बाउंड हो गया ना। लोएस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ऑलवेज सुप्रीमम। आया समझ में, ये होता है आपके पास सुप्रीमम। वैसे का वैसे ही आप बात करोगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, तो इसका मतलब आपको पता है कि जो an है वो बड़ा है किससे, m से। अब आप इस m में से कुछ भी घटा दो के, तो कुछ भी घटाते जाओगे के तो फिर भी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, बिल्कुल ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे आप पीछे आते जाओगे, कुछ भी घटाते जाओगे तो पीछे आता जाएगा। इसका मतलब ये सभी इसके लिए लोअर बाउंड हो जाएंगे। इन सभी लोअर बाउंड में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट m है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, इन्फीमम। तो वो उस सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा, सुप्रीम इन्फीमम, और उसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये ऐसे सुप्रीमम और इन्फीमम को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम मोनोटोमिक सीक्वेंस। मोनोटोमिक सीक्वेंस, अब कोई भी सीक्वेंस हमारे पास आ जाए, या मान लो आपके पास कोई भी सीक्वेंस दे रखी है n, अब इसको चेक करना n बिलोंग्स टू क्या होता है, ऑलवेज n। अब
अब इसको चेक करना है कि मोनोटोमिक है नहीं। तो मोनोटोमिक दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मोनोटोमिक इंक्रीजिंग और एक होती है मोनोटोमिक डिक्रीजिंग। अब उन दोनों को चेक करना है कैसे होती है। अब मान लो आप इसके टर्म्स निकाल रहे हो कि आपके पास आ रहा है A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN+1, आप उसके ऐसे टर्म डिफाइन कर रहे हो। इफ़ यदि AN है, आपको हर सिचुएशन के अंदर यदि ऐसा मिल जाए कि जो AN+1 है वो ऑलवेज बड़ा होगा किससे, AN से, यानी जो AN+1 है वो बड़ा या ग्रेटर देन इक्वल किसके आ रहा है, AN के। ठीक है, यदि इक्वल का साइन लगेगा, AN+1 है वो बड़ा हो रहा है AN से, तो वो आपके पास कैसी सीक्वेंस होगी, मोनोटोमिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। ठीक है, क्योंकि सारे पद बढ़ते जा रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारे पास मोनोटोमिक इंक्रीजिंग। यदि ये इक्वल का साइन नहीं आया, यदि ये इक्वल का साइन नहीं आया तो वो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, स्ट्रिक्टली मोनोटोमिक इंक्रीजिंग, सिर्फ एक नाम आगे जुड़ जाएगा स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोमिक। दूसरी आएगी डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस में इतना ही अंतर है कि N+1 है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, यदि इक्वल का साइन लगेगा तो वो सिर्फ मोनोटोमिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और यदि इक्वल का साइन नहीं लगेगा तो वो हो जाएगी स्ट्रिक्टली मोनोटोमिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस को चेक करना है कि वो मोनोटोमिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो आप उसके लिए क्या करो, सीधा सा AN निकालो और AN+1 निकालो, इन दोनों का डिफरेंस करो। इन दोनों का डिफरेंस यदि ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगी हमारे पास डिक्रीजिंग। ठीक है, इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। +1 कोई भी सीक्वेंस है वो उसकी n टर्म्स है n/n+1, तो इसके लिए AN हमें पता है क्या है, n/n+1। तो आपको चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आप n+1 निकालोगे इसके लिए, तो वो क्या हो जाएगा n+1/n+2। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे आप, n+1 - AN। ठीक है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो हो जाएगा n+1/n+2 - n/n+1। तो ये आ जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा n कोष्टक n+2 ओवर n+2 इंटू n+1। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर मेरे हिसाब से n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे बचेगा 2n, 2n से 2n कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ, वहाँ पे बचेगा 0, 1 - 0 n+2 और n+1। इसको भी लिख दो, इसको सॉल्व करोगे तो कट जाएंगे सारे, तो ये बचेगा सिर्फ 1। तो इसका मतलब ये कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ये दोनों पॉजिटिव है, n हमें पता है n बिलोंग्स टू n है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है टोटल। तो इसका मतलब AN+1 है वो बड़ा होगा किससे, AN से। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, वो कैसी सीक्वेंस होगी, स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगी हमारे पास, मोनोटोमिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है,